नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम गुड़गांव की रहने वाली एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि एक विवाहित महिला हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्यारी बहन हैं ये इंग्लैंड जाने से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। लगभग 36 वर्ष की इनकी आयु है और ये वैसे तो एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और ये गुड़गांव के अंदर ही एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसके अंदर जॉब करते हैं। लेकिन अपनी जॉब के साथ साथ ये ACCA की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ACCA क्या होता है जी? ACCA होता है इंग्लैंड के अंदर प्रैक्टिस की जाने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री। हालांकि हमने ऑनलाइन थोड़ा रिसर्च किया था इस पे ACCA के ऊपर अभी वीडियो बनाने से पहले, तो ऐसा दिख रहा था कि ये जो इसकी जो पढ़ाई होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, ये लगभग 180 देशों के अंदर जो है इसको मान्यता प्राप्त है। लेकिन ये बहन कहती हैं कि भैया मैं ACCA इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये करके मैं इंग्लैंड जा पाऊँगी, मैं इंग्लैंड जा करके सेटल होना चाहती हूँ। अच्छा, जो बहन हैं इनके विवाह को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। तो हम जो इनकी ये जो ऑब्सेशन है कहाँ से आ रहा है, इंग्लैंड जाने का ऑब्सेशन कहाँ से आ रहा है, थोड़ा आपको इनके बचपन के बारे में बताएंगे, फिर थोड़ा आपको इनकी आज की परिस्थिति के बारे में बताएंगे और फिर इनके जो नेक्स्ट एक्शन है उनके बारे में बताएंगे और ये जो सब कुछ इनके साथ हुआ और ये जो ऑब्सेशन है इनका इंग्लैंड जाने का, इसका इनके पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है, फिर डिटेल में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पास्ट लाइफ में इन लोगों ने क्या देखा वो भी आपको बताएंगे। तो पहले तो दोस्तों इन बहन के बचपन के बारे में बात करते हैं। बचपन इनका जो है दिल्ली के तिलक नगर के रहने वाला इनका जो है परिवार है। अच्छा, ये कहते हैं कि जहाँ पे इनका अपना घर था बचपन में, जो इनकी नानी माँ का घर है, कह रही है मेरी नानी माँ का घर जो है वो 3-4 गली छोड़ करके था बस। तो ये कहती हैं कि भैया मेरे को मेरी नानी से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो जब तब जो है मैं मेरी नानी जी के घर जा कर के मैं रहती थी, उनके घर जा कर के। कह रही मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन ये कहते हैं कि देखो मैं नानी के घर जाती थी ना, तो मेरे जो मामा जी हैं, मेरे मामा जी को मेरा शायद वहाँ पे आना पसंद नहीं था। हालांकि इन्होंने ये बहुत इन्होंने फोर्स से ये वाली क्लेम की कि देखो भैया मैं ये नहीं कहती कि मेरे मामा जी मुझे प्यार नहीं करते, है ना। अब सच बोल रहे थे या डर के बोल रहे थे कि कहीं गलती से वीडियो पोस्ट होगी तो मामा दोबारा पिटाई ना कर दे, क्या पता, तो वो पता नहीं। लेकिन जो इनके मामा जी हैं उनके बारे में ये बताती हैं कि पहले तो ये कहती हैं कि भाई मैं जाती क्यों थी नानी के घर इतना ज़्यादा। ये कहती हैं कि भैया जो मेरी मम्मी है ना, मैंने हमेशा इस चीज़ को नोटिस किया कि मेरी मम्मी को जब भी गुस्सा आता था या जब भी वो इरिटेटेड होती थी तो मेरी मम्मी मेरे को पीटना शुरू कर देती थी। और कह रही हैं मुझे वो इतना मारती थी कह रहे मारते ना उनका ना गुस्सा ठंडा हो जाता था। कह रही मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे पीट करके मेरी माँ को जो है शांति मिलती है। अच्छा, ये कह रही मेरी माँ मेरे को पीटती थी और मुझे जब भी मैं ये देखती थी कि भाई जो मेरी मम्मी है उनको गुस्सा चढ़ गया है, तो मेरे को समझ में आ जाता था कि बेटा अब धुलाई होएगी। तो इससे पहले कि मम्मी का मूड या मम्मी का ध्यान मेरे ऊपर जाए, कह रही मैं नानी के घर भाग जाती थी बचने के लिए। लेकिन ये कहती हैं कि नानी के घर जा कर के भी मैं बच थोड़ी पाती थी क्योंकि वहाँ पर मेरा मामा होता था। और कहती मेरे मामा को और मेरी मम्मी को पता नहीं शायद कोई मानसिक रोग है जिसका हमें आज तक नहीं पता। लेकिन ये कहती जब मैं अपने मामा के घर जाती थी तो मुझे ऐसा दिखता था कि पहले मामा नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन मेरे वहाँ जाने के बाद वो कुछ चिड़चिड़े हो जाते थे। और चिड़चिड़े हो जाने के बाद जैसे मान लो मुझसे कुछ, कह रहे बच्चे होते हैं, बच्चों से गलती पलती हो ही जाती है, मान लो मुझसे वो एक ग्लास गिर गया या मैं खेल रही हूँ कुछ वो हो गया, तो कह रहे मेरे मामा भी मुझे उसी तरीके से पीटते थे जिस तरीके से मेरी माँ मुझे पीटती थी। अब दोस्तों थोड़ा सा ये वाली जो बात है इसको सुनकर के अजीब लगता है क्योंकि हमने पर्सनली हमारी लाइफ में जिस प्रकार से रिश्ते देखे हैं उसके अंदर ठीक है माता पिता तो अपने बच्चे को पीट दें, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं
वो बच्चों की पिटाई करने से, उनको हाथ लगाने से थोड़े कतराते हैं। वो भी एक जब लड़की हो, गुड़िया हो, तो थोड़ा अपना हाथ काबू में रखते हैं। रिश्तेदार थोड़ी पीटते हैं उनको, चाचे मामे थोड़ी पीटते हैं। लड़कों को तो चलो फिर पीट देते हैं, लेकिन बच्चियों को थोड़ा हाथ लगाने से थोड़ा कतराते हैं। और ये कहते हैं मेरी नानी बहुत प्रोटेक्टिव होती थी मेरी, लेकिन मेरा मामा जैसे बहाना ढूंढता था मेरी पिटाई करने का। तो ये कहते हैं कि भैया मेरा ना एक गाल जो है, एक तरफ का राइट साइड का चांटा जिस गाल पे पड़ता है, कह रही है एक गाल आप लगाओ ऑलमोस्ट हर वक्त लाल रहता था बचपन में। कह रही घर पे मेरी माँ मुझे पीटती थी, यहाँ पे मेरा मामा मेरे को पीटता था, और कई बार ऐसा होता था कि मुझे ढूंढते ढूंढते मेरी मम्मी मेरी नानी के घर आ जाती थी, जहाँ मेरे मामा तो मुझे पीट ही रहे होते थे, तो मम्मी भी आकर के वहाँ पे पिटाई करनी शुरू कर देती थी कि बिना बताए भाग जाती है, मेरे को मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसको ढूंढ ढूंढ के मैं पागल हो जाती हूँ, बता के तो जाया कर। तो कह रही है पहले मेरी मम्मी नानी के घर आकर के पहले मेरी सुताई करती थी, और उसके बाद फिर जो है कहती नानी से बात करती थी, फिर पानी पीती थी। और ओवरऑल मतलब कहने का भाव ये इन्होंने बताया कि मुझे ऐसा दिखता है कि मेरी मम्मी और मेरी मामा के अंदर किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है, और मुझे पीटने से उनका वो फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाता था, या उस समय उनके अंदर जो द्वंद्व होता था, तूफान होता था, वो शांत हो जाता था। ये कहते हैं कि आज भी मैं ऐसा समझती हूँ मेरी मम्मी और मामा मुझे प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, लेकिन वो जो मेरी पिटाइयाँ हुई, और कह रहे बहुत बड़ी उम्र तक भी मेरे को पीटा गया है, दोनों ने पीटा है, 15-16 साल की उम्र तक भी कह रही है मैं पिटती रही हूँ भैया। तो ये बहन जानना चाहते थे कि इनकी मम्मी और इनके मामा जी से इनके पास्ट लाइफ का क्या कार्मिक अकाउंट है। अच्छा, उसके बाद ये बताती हैं कि भैया देखो ये बताती हैं कि इनका जो विवाह है, जब ये 24-25 वर्ष की आयु के थे तब इनका विवाह हो गया था। तो अभी के हिसाब से मेरे ख्याल से 10-11 वर्ष हो चुके हैं इनके विवाह को। तो ये कहते हैं कि भैया मेरा विवाह जब हुआ तो कहते हैं कि मेरे लिए रिश्ते वगैरह आने लग गए थे। अब ये कहते हैं कि रिश्ते आने लगे तो जब इनका रिश्ता आया, अब जो इनके पति की फैमिली है ये लोग द्वारका के रहने वाले हैं, और इनके जो पति हैं थोड़ा इनसे उम्र में बड़े हैं, और वो पहले से जो है गुड़गांव के अंदर जॉब कर रहे थे, और इनकी भी जॉब उस टाइम पे शायद गुड़गांव में लगी ही थी, या हो सकता है 1-2 साल से जॉब कर रही थी। तो ये कहते हैं कि भाई हम दोनों की जॉब थी गुड़गांव के अंदर, और हमारी कास्ट वगैरह सब मैच कर रही थी, तो उसके हिसाब से तो रिलेशनशिप परफेक्ट लग रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब इन लोगों के रिश्ते की वो मेरे पास आई, जब कह रहे जब मेरे पति के रिश्ते का वो आया मेरे पास, तो कहती हैं कि मेरी सास, मेरे ससुर, सब लोग जो है मुझे देखने के लिए आए थे। तो ये कहती है मेरी सास को देख करके ना मुझे बड़ी घबराहट सी हुई, बड़ा डर सा हुआ, और वो घबराहट और डर के चलते कह रही हैं कि मैंने रिश्ते को हाँ नहीं बोली। लेकिन जो इनके पति हैं, कह रही मेरे पति को मैं बहुत पसंद आ गई थी, तो ऐसा कुछ हुआ कि मैं तो आनाकानी कर रही थी। कह रही अच्छा मेरे जो घर वाले थे, मेरे घर वाले भी मुझे कह रहे थे कि भाई तू कर ले शादी, ठीक लग रहा है परिवार। इसमें 2-3 बातें हैं दोस्तों जो समझने की हैं, जो कि आगे जा कर के भी कनेक्शन आज इनको समझ में आया कि ऐसा क्यों है। ये कहती हैं कि मेरे जो घर वाले हैं, जो मेरी माँ हैं, जो मेरे मामा हैं, जो मेरे पिताजी हैं, कह रहे इन सब लोगों का स्टैंड ये था कि परिवार हमारे को कुछ खास पसंद नहीं आया, परिवार पसंद नहीं आया, उनका स्वभाव पसंद नहीं आया। लेकिन मेरे घर वाले मुझे पुश कर रहे थे कि लेकिन ना जो जैसे लड़का भी आपकी फील्ड का ही है, जॉब करता है और वहीं पे पास में जॉब करता है, और धन संपदा ठीक है, घर वगैरह है, इन लोगों के पास अच्छा गाड़ी है। तो कह रही इन चीज़ों को देख करके मेरे घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे कि नहीं बेटा तू वहाँ शादी कर ले। कह रही एक तरफ उन लोगों की बुराइयां भी करें, और दूसरी तरफ मेरे घर वाले मुझे पुश भी करें कि तू वहाँ शादी कर ले। कह रहे लेकिन मेरी सास का चेहरा जब भी मेरे सामने आए तो कह रहे मेरे अंदर ना एक जैसे वो सरसरी सी छूट जाती है, कह रहे घबराहट सी, कह रहे मेरे को पेट में बटरफ्लाई सी होगी, कुलबुलाहट सी हो कि भाई एक डर पेट में फील हो, ठंडक सी उठे शरीर में। तो कहते कि मैं नहीं करने वाली थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक कॉल आया हमारे घर पे, और वो कॉल था इनके पति का। अच्छा, पति का कॉल आया तो घर वालों ने बात करवाई, मतलब तब पति नहीं था, कि जी एक बार बात करवा दो। तो कह रही है कि उसने कहा कि भाई मेरे को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, ऐसे ऐसे ये है, 2-3 बातें उसने बोली।
कह रहे कि मैं आपसे ना शादी करना चाहता हूँ, आप देखो। भाई कह रही मतलब उन्होंने मुझे कुछ कन्विंस किया, कह रही 2-3 बातें बोली। कह रही जैसे मेरे पति ने मुझे फ़ोन किया ना, तो कह रही मैंने उसको ना एकदम से हाँ बोल दिया कि ठीक है जी, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। कह रही मेरे को समझ में नहीं आया, क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्या हो गया था, मैंने क्यों हाँ बोल दिया। लेकिन ये कहती कि पता नहीं क्यों मेरा जो पति है ना, मैं उसको ना मना नहीं कर पाई। चलो अच्छा, अब शादी करके आए तो ये कहती हैं कि भाई शादी करके आए तो कह रही मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पति का और मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। आज इन दोनों के विवाह से इनको एक पुत्री भी प्राप्त है। ये कहती हैं कि भैया जैसे मैं शादी करके आई ना, तो कह रही है मेरी सास के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो बहुत हर्टफुल रहा है। इनके यहाँ विवाह करके आने के बाद ये कहते हैं इनके जो ससुर जी हैं उनकी तो मृत्यु हो गई, 1-1.5 वर्ष के अंदर मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये कहती हैं कि भी पहले ही दिन से इनकी जो सास है उन्होंने इनको टॉर्चर बहुत किया। तो अब इनसे पूछा कि भाई जैसे सासू माँ है तो क्या मारते पीटते वगैरह थे, क्या पिटाई करवाई। कह रही नहीं भैया देखो, कह रही देखो मैं झूठ क्या बोलूँ। कहती मेरी जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर मेरे साथ मारपीट आज तक कभी किसी ने नहीं की है। कह रहे मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो तो खैर मुझे कुछ कहते भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पति मेरे और मेरी सासू माँ के बीच में बेचारे पिसते रहते हैं, क्योंकि ना वो माँ को छोड़ सकता ना पत्नी को छोड़ सकता। कह रही पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कहती हैं अच्छा, कह रही सास ने भी कभी मारपीट वाला काम नहीं है कह रही है। लेकिन ये कहती हैं कि जो मेरी सास है ना उसको टॉन्ट मारने की बहुत ज़्यादा आदत है। कह रही मेरी सास को ये ऑब्सेशन है, ये प्रॉब्लम है कि हर एक चीज़ जैसा वो मन में सोच रही है, कह रही बताएगी भी नहीं मेरे को कि क्या चाहिए उसको, लेकिन उसके अपने मन में जो कहानी चल रही है, जैसे वो चीज़ देख रही है, मतलब जैसे वो सोच रही है कि ये वास यहाँ पड़ा होना चाहिए या बर्तन धुल के वहाँ होने चाहिए, खाने में इतना नमक होना चाहिए। कह रहे जो उसके दिमाग में मीटर फिट है वो चाहती है कि मैं उसके हिसाब से कर दूँ, और मैं अपने आप एक साइकिक बन के उसके दिमाग को पढ़ लूँ और मुझे पता चल जाए कि वो क्या सोच रही है और मैं वही 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 कर दूँ। कह रही हैं और जब मैं वो नहीं करती हूँ तो मेरी सास जो है वो ताने मारती रहती हैं। एक और चीज़ है, ये कहती है मेरी सास ने हमेशा ये प्रयास किया है कि मेरे ऊपर ब्लेम डल जाए, कैसे भी करके जो मेरा पति है उसके सामने मेरी इमेज खराब हो जाए। यहाँ तक कि कह रही है मेरी सास ने इस प्रकार की बातें भी कही हैं कि मैं चोरी करती हूँ। तो कह रही है हालांकि मेरे पति हंस देते हैं इस चीज़ के ऊपर कि चोरी करती हूँ। कहती हैं क्योंकि भैया देखो मेरी ना अच्छी खासी पेइंग जॉब है, मेरे पति की भी अच्छी खासी पेइंग जॉब है, तो चोरी करके कहाँ लेकर। कह रही और मेरे जो मम्मी हैं उनका जो परिवार है वो भी ठीक ठाक रिच फैमिली है, मेरे मायके वालों की भी, तो चोरी करके मतलब कहाँ लेकर के जाऊँगी, क्या करूँगी। कह रही कभी ना वो चीज़ एस्टैब्लिश नहीं हो पाई, लेकिन सास को अंदर से बहुत ज़्यादा ये है कि वो मुझे चोर साबित कर दे किसी तरह से। कह रही लेकिन वो कर नहीं पाई, इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन सास की आंखों में नजर आता है। और कहती है कि हर चीज़ में ना वो मुझे पुट डाउन करना चाहती है। जैसे कि ये कहते हैं कि भैया देखो हमारे घर में ना हाउस हेल्प भी थी, तो कह रहे हैं कभी खाना मैं बनाती थी, कभी खाना हमारे यहाँ पे जो हाउस हेल्प है, जो मेड है, वो बनाती थी। तो कह रही हैं भैया आप ये लगाओ कि मेरी सास अगर मैंने खाना बनाया है तो उस खाने की बुराई करेगी ही करेगी। और कह रही है भैया आप ना कभी ये जो मेड है ना, कह रही आज भी मेरे सास के वहाँ पे है वो मेड, कह रही कभी आप उसके हाथ का खाना खा के देखना ना, आपको उल्टी आ जाए। तो कह रही वो इतना गंदा खाना बनाती है, सिर्फ मैं नहीं कहती हर कोई कहता है। कह रही लेकिन फिर भी जो मेरी सासू माँ है अगर मेड खाना बनाएगी गंदा भी बनेगा तो कह रही वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगी। और कह रही मैं जितना मर्जी एफर्ट डाल लूँ, जितनी मर्जी यूट्यूब वीडियोस देख लूँ, इसको शाही पनीर बना के खिला दूँ, राजमा खिला दूँ या कोई और सब्ज़ी बना दूँ, कोई लजानिया बना करके खिला दूँ, कह रही मेरी सास हमेशा मेरे खाने की बुराई करेगी, मतलब शी वुड ट्राई टू पुट मी डाउन। अब ये कहती हैं कि भैया देखो 1 साल हो गया है, हमने वो घर छोड़ दिया, हम तो गुड़गांव आ गए हैं रहने के लिए। यहाँ पे ही जैसे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली है, उसमें मॉर्गेज है तो भी किस्तें जा रही हैं। कह रही कि भैया मैं अब उस घर में नहीं रह पाऊंगी, मैं छोड़ करके आ गई हूँ। अच्छा क्यों छोड़ करके आ गई हूँ? ये कहती है कि आज से 3 साल पहले जो इनकी सासू माँ हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। अच्छा ब्रेस्ट कैंसर हो गया था तो ये कहती हैं कि भैया देखो ब्रेस्ट कैंसर हुआ, मेरे को वो इतने ताने वाने मारती थी, लेकिन मैंने सोचा कि जो भी है भाई मेरी सास है, मुझे इनकी सेवा करनी है, कि भी है तो सास ना। तो कह रही भैया मैंने बहुत सेवा करी। कह रही लेकिन मैं उनके ये कैंसर वाले फेज के दौरान भी जो मैं सेवा करती थी उसके अंदर भी जितनी मैं सेवा करूं वो उतना ज़्यादा मुझे और ज़्यादा परेशान करती थी।
जैसे प्लेट फेंक देगी, प्लेट इधर से उधर से उठा करके ला, ये कह रही मैं वो खाट पे पड़ी है, मतलब बिस्तर पे पड़ी है, मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन पूरे घर में ये किया वो किया, ये नहीं किया तूने, वो नहीं किया, पर्दे नहीं धुले हुए। कह रही उसको ना खामियां ही नज़र आती रहती हैं मेरे उसके अंदर, मेरी सास को। तो कह रही है फाइनली मेरी सास का जो है ऑपरेशन हुआ, तो कह रही हैं कि ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गई। तो कह रही जब मेरी सास ठीक हो गई ना, तो ये साल भर पहले की बात है, कह रही मेरी सास जब ठीक हो गई ना, पूरा उनकी रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल आ गई, सारी थेरेपी, आई थिंक ब्रेस्ट रिमूवल भी हो गया था, कैंसर में काफ़ी कॉमन है, हो जाता है, करना पड़ता है डॉक्टर्स को। तो कह रही हैं कि जब फाइनली ये हो गया ना, तो कह रही है मैंने ना इस बात को ठान लिया कि भाई मेरे को ना अब यहाँ नहीं रहना, इस सेवा मैंने कर दी है, मरती हुई सास को जिंदा कर दिया है। कह रही लेकिन मैं और नहीं झेल सकती इस चीज़ को। तो कह रही मैंने मेरे पति को बोल दिया कि भाई देख सीधी सी बात है, या तो मेरे को तलाक दे दे या फिर मैं यहाँ से, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं नहीं रहूँगी। तो कह रही मेरे पति भी देखते थे कि मम्मी जी जो है इतना ज़्यादा वो करती हैं। तो फाइनली हम लोगों ने इस प्रकार से कहा कि गुड़गांव में हमारी जॉब है, यहाँ से हमारे को इनकन्वीनियंट होता है, तो गुड़गांव में हम अपना घर ले रहे हैं। तो कह रही हैं कि एक तरीके से मॉरली मुझे ठीक भी नहीं लगा ये चीज़ कि सास है और उसको हम छोड़ करके जा रहे हैं, कैंसर से रिकवर हुई है। कह रही लेकिन भैया मेरी बस हो गई थी, मैं छोड़ करके आई। अब ये कहती हैं कि भैया देखो ऐसा है, मेरे को ना जब मेरी मम्मी और मेरे मामा बचपन में पीटते थे, जितनी बार वो मुझे पीटते थे, मेरे अंदर से मेरे को ये पुकार आती थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ के लोगों के पास नहीं रहना, मुझे इंग्लैंड जाना है। कह रही मेरे अपनी माँ का घर मुझे अपना नहीं लगता था, मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे पराई हूँ, मैं बस यहाँ पे पिटने के लिए हूँ। कह रही फिर मैं ससुराल आई, इंसान सोच कर के आता कि ससुराल के अंदर अपनापन मिलेगा। कह रही लेकिन ससुराल के अंदर मेरी जो सासू माँ हैं, उन्होंने कभी मेरे को ऐसा माहौल नहीं दिया कि मुझे लगे कि ये मेरा अपना घर है। हालांकि कहती हैं गुड़गांव में आकर के अब हम अलग रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारा अपना घर है, लेकिन फिर भी जैसे मेरे को एक अंदर से पुकार है कि भाई मेरे को ना इंग्लैंड जा कर के रहना यार, मुझे लगता है कि मैं वहीं पे जा कर के सुखी होंगी। तो हमने खैर इनसे बात भी करी, हमने कहा कि बहन कहाँ इंग्लैंड जाने के बारे में सोच रहे हो, इकोनॉमी इनकी ख़राब है बहुत ज़्यादा, नौकरियाँ वहाँ पे है नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे है नहीं। इंग्लैंड यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या अगर अमेरिका कनाडा से आप कंपेयर करोगे तो इंग्लैंड बहुत ज़्यादा महंगा है। मैंने कहा खाली ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं कि हम ये लाखों करोड़ों में कमाएंगे, उनके खर्चे भी लाखों करोड़ों के हैं, ज़िंदगी बेकार है। ये कहती हैं कि लेकिन ठीक है भैया, लेकिन ये कहती हैं कि जो बचपन का मेरे अंदर से जो ऑब्सेशन है, कह रही मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ। फिर इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो गाइड हैं उनसे मैं ये भी राय लेना चाहूँगी कि फिर मुझे जो इंग्लैंड है वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप बोल रहे हो तो मैं पूछूंगी उनसे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को लेकर के ये जो बहन है अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते थे और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जो है ये बहन प्राप्त कर पाए थे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हैं। सितंबर के महीने में, जो सितंबर का फर्स्ट वीक है, उसके अंदर शुरू होने वाले पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स के बारे में। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना सीखना चाहते हैं, अगर आप भी दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, उनके आज के जीवन में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रिलेशनशिप्स उनको पेन दे रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम में आज वो क्यों है, इसका रहस्य उजागर करने में अगर आप भी दूसरों की सहायता करना चाहते हैं तो आप ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स है इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें कितनी क्लासेस होती हैं, इसकी फ़ीस क्या है, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी जो टीम है उनको आप 9518081745 हमारा ये जो फ़ोन नंबर है इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। आपको लिख करके भेजना होगा कि मैं आपका जो ऑनलाइन पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स होने वाला है उसको सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ, मेरे साथ इसकी जो डिटेल्स है उसको साझा किया जाए। तो हमारी टीम आपको ये जो कोर्स है इससे संबंधित डिटेल्स भेज देगी और उसके बाद भी अगर आपके कुछ प्रश्न होते हैं तो हमारी टीम आपसे बात करके आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको प्रदान कर देगी।
तो आइए प्यारे भाई और बहनों, अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गए तो क्या दृश्य इनके सामने आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना भूल गए। वो ये बात ये थी दोस्तों कि जब इनकी विवाह हुआ और शुरू में ही इनके जो सासू माँ हैं जैसे वो टॉन्ट बहुत ज़्यादा मारते थे, तो बहुत ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गए। तो ये बताती हैं कि जब कभी भी मैंने मेरी मम्मी से इस चीज़ के ऊपर राय ली, मेरे घर वालों से मैंने पूछा कि क्या मैं अलग हो जाऊं, क्या हम अलग जा कर के रह लें, तो कह रहे मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे फोर्स किया कि नहीं, तुझे सासू माँ के साथ में ही रहना है। कह रहे उसके अंदर दिखाने को वो चीज़ ऐसे दिखती थी कि जैसे मेरी मम्मी नहीं चाहती कि कोई कहे कि उनकी बेटी संस्कारी नहीं है। दिखाने को ऐसा था कि नहीं देखो बुज़ुर्ग की सेवा करनी है, कह रही है। लेकिन ये कहती हैं कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे मेरी मम्मी का हिडन एक अंदर से ये है कि जो मेरे साथ हो रहा है ना वो अच्छा हो रहा है, शायद होना चाहिए मेरे साथ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मम्मी इसीलिए मुझे रोकनी थी। तो इस चीज़ के बारे में भी ये बहन जानना चाहती थी कि भैया मेरे मन का वहम है या फिर वाकई में ऐसा कुछ है, तो इसका क्या रहस्य है, ये भी ये बहन जानना चाहते थे। तो ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं कि फिर ये अपने पास्ट लाइफ में गए तो क्या दृश्य नज़र आए। दोस्तों सबसे पहले तो जब ये पास्ट लाइफ में जाते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं तो इनको सुबह का समय नज़र आता है, आसमान खुला नज़र आता है और कहते हैं कि सुबह जैसे 10-11 बजे का समय है, क्योंकि धूप कुछ पड़ रही है, बहुत तेज़ धूप नहीं है लेकिन धूप पड़ रही है। अच्छा, नीचे देखने के लिए हम बोलते हैं तो अमूमन तौर पे क्या होता है, लोगों को ज़मीन नज़र आती है, कच्ची या पक्की ज़मीन नज़र आती है। लेकिन जैसे ही हमने इनको नीचे देखने के लिए बोला तो इन्होंने कहा कि नीचे नदी है। तो मैं कहा नदी है तो आप कहाँ हो, किश्ती पे हो? तो ये कहते कि नहीं, मैं नदी में हूँ। और नदी मतलब शैलो वाटर वाली नदी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गहरी नदी नहीं है, लेकिन नदी बह रही है और मैं नदी के अंदर छुप रहा हूँ। तो छुप रहा हूँ का मतलब ये है कि अपने आप को एक पुरुष के रूप में देख रहे थे। और ये कहते कि भाई मैं वहाँ पानी में छुप रहा हूँ क्योंकि कोई है जो मुझे मारना चाहता है। और ये जिस नदी के अंदर छुप रहे हैं तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि एक आदमी है जो कि कोई आदिवासी जैसा कोई व्यक्ति नज़र आ रहा है। उसने धोती पहनी हुई है और हाथ में जैसे बड़ा सा हसिया होता है, हसिया लेकर के वो घूम रहा है और बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा है पत्थरों को, पानी को। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप जब छुपते हो ना तो कैमोफ्लेज सा हो जाता है। ये कहती हैं कि मैंने कपड़े भी कुछ ऐसे पहने हुए हैं कि थोड़ा मैं पत्थरों के अंदर छुप सा गया हूँ और ये मुझे ढूंढ नहीं पा रहा है। तो कह रहे हैं कि ये मुझे मार देना चाहता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो? तो ये कहते हैं कि मैं भी इसको मार देना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन शायद मुझे कोई चोट लग गई है, ये मुझ पे हावी हो गया है और मैं घबरा गया हूँ अभी और मुझे है कि ये मुझे मार देगा। अगर मुझे चांस मिले तो मैं भी इसको मार दूँ। अच्छा, तो क्यों मार देना चाहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो कि ऑब्वियसली जब हम इनका कहानी आपको बता रहे थे आप भी समझ गए होंगे, इनको नज़र आता है कि ये कोई ब्रिटिश ऑफिसर है, ब्रिटिश सोल्जर हैं, ऑफिसर हैं। तो अब इनसे पूछते हैं कि भाई ब्रिटिश ऑफिसर मतलब क्या, पुलिस वाले, सेना वाले? तो ये कह रहे हैं मिक्स्ड फीलिंग्स ही आ रही है। शायद जिस समय की बात थी उस समय पर अलग से पुलिस नहीं होती थी, शायद सेना ही पुलिस होती थी, इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। तो ये कहते हैं कि हाँ कोई ऑफिसर या कोई पुलिस वाला, ऐसी सी मेरे को फीलिंग आती है। अच्छा, जो आया है मारने के लिए कौन है? तो कहते हैं कि ये गांव के लोग हैं। तो हमने इनसे कहा कि भाई गांव के लोग हैं तो अकेला एक व्यक्ति है या और भी लोग हैं? तो इन्होंने बताया कि पहले तो ये अकेला था, लेकिन मुझे ऐसा नजर आया है कि जैसे ये मुझे ढूंढ रहा है। तो कह रही है अब मैं रियलाइज कर रहा हूं कि मैं डर इसलिए रहा था क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ है और ये मिल करके मुझे मारकाट कर रहे हैं मेरे साथ, है ना। तो कह रहे पीछे से गांव के बहुत सारे लोग आ गए हैं और मेन ये बंदा है, मेन जिसके हाथ में हथियार है। कह रहे ये मुझसे बहुत नफरत करता है, लेकिन गांव के लोग भी हैं। तो कह रहे इतने लोगों से मैं कहाँ लड़ लूंगा, ये मेरे को मिल करके आज मार देंगे। अच्छा, तो अच्छा जी, क्यों मार देंगे जी? तो कह रहे हैं कि इसलिए मार देंगे क्योंकि हम राज कर रहे हैं इंडिया पे और हमें, कह रहे मेरे को ऐसी आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं कि भाई जैसे लोग चिल्ला रहे हो कि छोड़ जाओ इंडिया को नहीं तो मार देंगे, कुछ इस प्रकार का वो हो रहा है। और ऐसे देखते देखते ये अब जैसे भीड़ हो गई तो भीड़ ने चारों तरफ से वो जो एरिया है
जहाँ पे इनकी खोज हो रही थी उसको घेरना सा भी शुरू कर दिया। तो ये कहते हैं कि मैं थोड़ा घबराहट के मारे ऐसे इधर उधर मैंने देखना शुरू किया, और कह रहे मैंने रियलाइज़ नहीं किया, पहले मैं पानी के अंदर बहुत नीचे था, लेकिन धीरे 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 मैं ऐसे खड़ा हुआ। तो कह रहे मैंने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन जो आदमी हंसिया लेकर के घूम रहा था मुझे मारने के लिए, मैं जैसे घबरा करके ऐसा उठा तो उसने मुझे ढूंढ लिया है, और कह रहे वो दौड़ करके मेरे पास आया है और मतलब दौड़ करके मेरे पास आया, और आते ही एक ही बार से कहते हैं कि उसने जो मेरा ये जो थ्रोट है ना, कह रहे इस पे हंसिया चला दिया, और कह रहे मेरे को फील हुआ है कि जैसे खटक, जैसे कह रहे हैं कि कुछ एक वेट होता है ना, जैसे मेरे गले से कम हो गया हो, कुछ उड़ करके एक तरफ गिरा है मेरे गले का हिस्सा, बीच में से मांस हड्डी। और कह रहे हैं कि मैं एकदम से जैसे खून की जैसे बौछार वहाँ से, जैसे कह रहे नदी में हूँ और मेरे गले से जैसे खून की नदी बहने लगी है। और कहते हैं कि एक बार मैं उसके ऊपर गिरा, उसकी भी पूरी बॉडी पे कहते हैं मेरा खून लग गया है, और फिर कहते हैं कि जैसे मेरी बॉडी रोल हो करके उस नदी के अंदर गिर गई है। और नदी के अंदर ये कहते हैं कि बस जैसे ही मैं गिरा हूँ, जैसे एक शांति हो गई, जैसे सब शांत हो गया हो। पहले ये कहते हैं कि जो लोग मारने के लिए आए थे वो कुछ नारे लगा रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, मुझे बहुत तेज़ सब कुछ सुनाई दे रहा था। कह रहे लेकिन जैसे जैसे ये खून मेरे गले से बह रहा है और नदी के पानी में मिलता जा रहा है, और नदी का पानी मेरे शरीर में मिलता जा रहा है, कह रहे मुझे ये सारी आवाज़ें आनी बंद हो गई, जैसे फेड हो रही हैं ये सारी आवाज़ें धीरे धीरे धीरे। कह रहे आँखों में धुंधलापन सा होता जा रहा है, और धुंधला होते 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 जैसे बस अब मैं वहाँ नहीं हूँ, ऐसा फील होता है। वहाँ नहीं हूँ मतलब वो शरीर में नहीं हूँ। ये कहते हैं कि अब मुझे दिख रहा है कि मैं बाहर खड़ा हूँ, या जैसे मैं फ्लोट सा कर रहा हूँ शरीर से बाहर निकल के, और जिस व्यक्ति ने आकर के मुझे मारा उसका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है। कुछ तो शायद इसके साथ बहुत गलत हुआ है। बहुत हेट्रेड थी इसके मन में मेरे लिए, बहुत नफ़रत थी। जो कह रहे हैं कि सिर्फ ये लोगों का वो नहीं है, मेन तो यही बंदा है। तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है भैया आप देखो क्या है, क्यों थी नफ़रत। अब ये तो एक मेन सीन इनको दिखा दिया गया दोस्तों। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो एक दृश्य से आगे भी भेजा जाता है, थोड़ा और पीछे भी भेजा जाता है, ताकि ये समझ में आए कि ये जो घटनाक्रम है ये घटनाक्रम क्यों हुआ है ना दोस्तों। यहाँ पर अभी तक जो इनको नज़र आया उसमें एक प्रश्न का उत्तर तो इनको मिल गया था, जिसको लेकर के इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था, कि जब बचपन में इनको मार पड़ती थी तो इनको ऐसा क्यों लगता था कि मुझे इंग्लैंड चले जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास्ट लाइफ के अंदर भारतीय लोगों ने कि जो भी कारण था, सही गलत जो भी कारण था, उसके चलते इनकी हत्या कर दी थी, इनको मार दिया था। और शायद मरते टाइम भी इनके मन के अंदर यही विचार चल रहा होगा कि कुछ भी हो जाए बस मैं यहाँ से बच कर के अपने देश वापस भाग जाऊँ, कैसे भी अपने देश वापस पहुँच जाऊँ तो मैं बच जाऊँगा। लेकिन ये उन भारतीयों से, उन गांव वालों से नहीं बच पाए थे, इनको मार दिया गया था। अच्छा, तो फिर हम इनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये जिस बंदे ने आपको मारा है ना, हम देखेंगे कि भी इसको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है, क्यों इसने मारा। तो आप थोड़ा, जैसे ही हम गिनती खत्म करेंगे, आप थोड़ा पास्ट में चले जाओ, थोड़ा और पीछे के दृश्य में चले जाओ। तो जैसे ये पीछे के दृश्य में जाते हैं तो इनको ऐसा नज़र आता है कि जैसे ये एक टांगे पे हैं, और टांगे को कहीं पर आकर के किसी मैंशन के सामने वो टांगे को रोका गया है, किसी बड़ा सा कोई बंगला है उसके सामने रोका गया है। और जैसे ही रुका है तो वहां पर दौड़ करके एक आदमी नीचे आकर के ऐसे बैठ गया है झुक करके, और ये टांगे से नीचे उतरते हैं तो जो लास्ट स्टेप लेते हैं टांगे से, वो नीचे जमीन पे, मतलब एक तो टांगे में पौड़ियां लगी हुई हैं, सीढ़ियां लगी हुई हैं, कह रहे उसमें से एक दो सीढ़ियों से नीचे उतरा, जो तीसरा स्टेप है वो कह रहे मैंने उस बंदे की पीठ के ऊपर रखा, और पीठ के ऊपर रख करके फिर मैं जो है जमीन पे मैंने पैर रखा है। और कह रहे जिस बंदे की पीठ के ऊपर मैंने अभी पैर रखा है, मुझे नजर आ रहा है ये वही है जिसने
मुझे वो सीन दिखाई दिया कि मुझे हंसिए से मार दिया इसने मुझे। अच्छा, पीठ पे पैर रख करके हमने इनसे कहा कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऊपर हैं और सारी दुनिया नीचे है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मालिक हैं और देखो सारी दुनिया हमारी गुलाम है, हमारे सामने ऐसे ही झुक जाते हैं। तो कह रहे बहुत ज़्यादा प्राउड की फीलिंग मेरे को हो रही है जब ये लोग, मैं पीठ पे पैर मैंने रखा। अच्छा दोस्तों, एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट ये कोई हमारे अंदर कोई अलग से कोई हेट्रेड नहीं है इन लोगों के लिए, फिलहाल तो नहीं है, काफ़ी क्लीन कर ली है, लेकिन हमने नोटिस किया दोस्तों, जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति का पीएलआर करते हैं जो कि अपने पास्ट लाइफ के अंदर ब्रिटिश ऑफिसर, कोई ऑपरेसर निकलता है, हमेशा हमने देखा है कि पहला उनका पॉइंट यही होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, है ना। तो ऐसा ही पहले इनसे पूछा, जब हमने पूछा था ना कि भाई आपने, जिसने आपको हंसी से मार दिया तो कुछ तो आपने भी किया होगा, क्या किया है आपने, याद करो। तो कहते नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपना काम कर रहा था इंडिया के अंदर, बस मैं काम कर रहा था। अच्छा, फिर हम हिसाब किताब वाले दृश्य में भेजें तो सबसे पहला दृश्य ये नजर आता है कि किसी इंसान के देह के ऊपर, शरीर के ऊपर तुम अपने गंदे जूते रख करके तुम नीचे उतर रहे हो। तो ये पहला दृश्य ही दिखाता है कि किस प्रकार की मानसिकता रही होगी, किस प्रकार आपने क्या किया उनके साथ, या आप क्या करते होगे, आपकी क्या सोच है उनके प्रति। और बंदा कहता है कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, है ना। आगे जाकर के भी और भी कुछ चीज़ें आएंगी कि भी मैं तो जी ऑर्डर्स की वजह से ये करता था, वो हम आपको बताएंगे। तो उसमें भी कुछ हमने फर्दर क्वेश्चन किया। तो हमें ये दिखता है दोस्तों, जितने भी लोग इस प्रकार के रोल के अंदर रहे हैं, इन आत्माओं को रियलाइजेशन भी नहीं होता है कि हमने, क्योंकि इनको होता है कि हम तो अपना काम कर रहे थे, वो रियलाइजेशन कराने के लिए भी प्रॉपरली दिखाना पड़ता है सब कुछ। हाँ, चलिए तो वापस आते हैं। तो पीठ पे पैर रख करके मैं नीचे उतरा हूं, ठीक है। हमने कहा ये जगह कहां पे है, तो पहले इनको समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में इनके मन में जवाब आया भरतपुर। और भरतपुर कहां पे है हमने पूछा तो इनके मन में जवाब आया कानपुर। अब दोस्तों हमने थोड़ा रिसर्च किया था, भरतपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में जो कि डायरेक्टली कानपुर में नहीं आती है, लेकिन शायद जो कानपुर की प्रोविंस रही होगी उस टाइम पे, उसकी कोई नेबरिंग कानपुर में मेन इनका सेटअप था, और वहाँ से जुड़े हुए ऑफिसर्स आसपास के एरियाज़ के अंदर राज करते थे और अपना सेटअप इन्होंने बिठा रखा था। तो भरतपुर कानपुर के आसपास की एक जगह है। अच्छा, तो फिर हम कहते हैं कि भाई क्या है और कौन है, तो इनको ऐसा नज़र आता है कि ये जैसे मैंशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इनको एक बुढ़िया नज़र आ रही है, बुढ़िया 60-70 साल की बुढ़िया है, उसने हाथ में लकड़ी पहनी हुई है, वो नज़र आ रही है। वो अंदर ये जाते हैं तो बुढ़िया जैसे इनका वेट कर रही थी, और भी कुछ दासियाँ और भी नौकर हैं घर के, तो जैसे ही आए हैं तो फिर वो इनके थोड़ा आगे आगे फिर वो महल के अंदर चल रहे, जैसे इनको रिसीव करने के लिए सब लोग आए हुए थे। अच्छा, तो हम कहते हैं कि कौन है, तो कहते हैं बुढ़िया जो है, कह रहे हैं मेरे घर की नौकर है। और बुढ़िया को हम कहते हैं कि भी बुढ़िया आपको विशेषकर दिख रही है तो क्या दिक्कत है, देखो, क्योंकि बुढ़िया जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रही थी, जैसे ऑलमोस्ट रो देगी। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, आप बुढ़िया की आंखों में देखो, पढ़ने का प्रयास करो। तो ये कहते हैं कि वो जिस लड़के की पीठ पे पैर रख करके मैं उतरा हूं ना, दरअसल वो इस बुढ़िया का बेटा है। और ये कहते हैं पता नहीं फॉर सम रीज़न मैं उस लड़के को टॉर्चर बहुत करता हूँ, कह रहे मेरे को, मैं उसको जलील भी बहुत करता हूँ कि तू ठीक से काम नहीं करता, वो नहीं करता, कह रहे, और किसी काम ठीक से ना करने की वजह से मैंने उसको जलील किया है, और उसको फर्दर जलील करने के लिए ही उस लड़के की मैंने ड्यूटी लगा रखी है कि जब भी मेरी बग्गी यहाँ पे आएगी, जब भी मैं नीचे उतरूंगा तो तू ही वो नीचे आकर के आखिरी पायदान बनेगा। कह रहे उसकी बेइज्जती करने के लिए क्या है, क्योंकि मैं गुस्सा हूँ उस नौकर के ऊपर, उसने कोई काम ठीक से नहीं किया। तो कह रहे मैं उसको बातें भी सुनाता हूँ और इस प्रकार से भी जलील करता हूँ। तो कह रहे उसकी माँ है, उसकी माँ को बहुत दुख है इस चीज़ का। तो हमने कहा ये बूढ़ी अम्मा की भी बेइज्जती करते हो क्या, तो कहते नहीं ये तो बहुत बूढ़ी है, इसको मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ ये कहते हैं कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं अपने जो सारे नौकर हैं उनको भड़का करके रखता हूँ। अच्छा, हम इनसे पूछते हैं कि भाई अभी कौन है घर में और कौन कौन है, तो इनको वहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि भाई इनका परिवार भी वहीं रहता है उस मैंशन के अंदर,
एक इनको अपनी पत्नी नज़र आती है वहाँ पे, एक इनको अपना बेटा नज़र आता है वहाँ पे, ये पास्ट लाइफ के अंदर बेटा है। तो उन लोगों को भी ये देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई जो बेटा है आपका पास्ट लाइफ में वो भी ऐसा ही है? तो कह रहे नहीं, फॉर सम रीज़न मेरा बेटा ऐसा नहीं है, और कह रहे मेरे जो नौकर मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मुझसे तो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, लेकिन जो मेरी पत्नी है और जो मेरा बेटा है, कह रही उन दोनों से वो बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे कैसे हो गया? कह रहे कि जो मेरी पत्नी और मेरा बेटा है वो नौकरों की को ऐसे जलील नहीं करते, वो बहुत उनका मान सम्मान करते हैं, भाई इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। आप क्यों नहीं करते हो? कह रहे मेरे को ऑर्डर्स है ऐसे मिसट्रीट करने के। अच्छा जी, तो भाई हम इनसे पूछते हैं कि भाई फिर वो आपको आपकी पत्नी रोकती नहीं है? तो कहते हैं नहीं, मेरी ना, जैसे मैं ये बड़ा ही एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर सा हूँ, तो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ना मुझसे बहुत डरती है, जैसे नौकर मुझसे डरते हैं, कह रहे वैसे मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी मुझसे डरते हैं। अच्छा, तो फिर हमने कहा कि भाई देखो ये तो सब कुछ चल रहा था, भाई आप तो ऑफिसर थे, फिर ऐसा क्या हुआ, क्या आपने उसकी पीठ पे पैर रखा था इसी वजह से आपको मार दिया गया? उसने सबको भड़काया, लेकिन क्या हुआ कि आपकी हत्या कर दी, क्योंकि ऐसे ऑफिसर की हत्या करना मतलब बड़ा हिम्मत लगती है ऐसा काम करने में। तो इस चीज पे कैसे आए ये इवेंट? तो जैसे ये वाला प्रश्न हमने एक्सप्लोर किया दोस्तों, तो इन्होंने कहा कि हमारा मिशन नौकरों को पता चल गया है। हमारा मिशन पता लग गया? कह रहे हाँ। कह रहे हमारा जो मिशन है वो इन लोगों को गुलाम बनाना है, हम यहां गुलाम बनाने ही आए हैं, और ये बात नौकरों को पता लग गई है। तो हमने इनको कहा कि भैया जैसा आप नौकरों के साथ बिहेव कर रहे थे, तो ये तो ऑब्वियस ही था ना कि आपने उनको गुलाम बना रखा था या गुलाम बनाने के लिए आए थे, इसमें पता क्या चल गया है? तो यहां पे ये बात बताते हैं दोस्तों कि नहीं, सब लोगों को नहीं पता, इनफैक्ट इन लोगों को नहीं पता था कि हम इनको गुलाम बनाने आए, या हमारी सरकार का, हमारी जो कंपनी है उसका इंटेंशन ही गुलाम बनाना है। इनको बस ये लगता था कि भाई हाँ जी, ये अमीर बाबू साहब हैं, हम गरीब हैं, तो गरीब आदमी तो अमीर आदमियों के यहाँ पे काम करता है, और इस प्रकार के ट्रीटमेंट तो गरीबों के साथ होते ही हैं। लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत हम पूरे देश को गुलाम बनाने के लिए आए हैं, ये चीज़ इनको नहीं पता थी। तो हमने कहा कि फिर कैसे पता चल गई भाई? आपकी पत्नी ने बता दिया, कैसे हो गया? तो ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ना कानपुर के अंदर या कानपुर के कोई क्रांतिकारी हैं, और उन क्रांतिकारियों ने इन लोगों को भड़काया है। उन क्रांतिकारियों ने आकर के, जैसे पूरा कोई गुट है क्रांतिकारियों का, जिन्होंने गांव में आकर के लोगों को समझाया है कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। उन्होंने इनको दिखाया कि देखो ये इस चीज़ पे कब्जा हो गया, उस चीज़ पे कब्जा हो गया, ये देश को गुलाम बना रहे हैं। तो कह रहे क्रांतिकारियों ने जब इनको बताया तो इनकी आंखें खुल गई हैं, और क्रांतिकारियों को देख करके इनके अंदर का डर खत्म हो गया है। और जब ये बात ये बोलते हैं तो फिर से इनको ऐसा नजर आता है कि भाई जो पानी है, पानी के अंदर इनकी बॉडी तैर रही है। एक और इनको ऐसा फीलिंग आती है कि काफ़ी देर तक इनकी पानी में जो बॉडी है वो तैरती रही, उससे खून बहता रहा। जब इनकी मृत्यु हो गई तो जो आसपास के लोग थे, पहले तो सब दौड़ भाग कर रहे थे, फिर धीरे धीरे इनके पास चल कर के आए और कह रहे हैं कि पूरे गांव के लोगों ने काफ़ी देर तक मेरे उस मृत शरीर को देखा, और उसके बाद जिस व्यक्ति ने हंसिए से गला काटा था, कह रहे हैं उसी ने पानी में से मेरे शरीर को निकाला, अपने कंधों पे डाला, काफ़ी तगड़ा है वो, ये बताते हैं। और कह रहे हैं कि वो डाल करके फिर वो मेरे को ले कर के गया है, और फिर मुझे कहीं पर दफन कर दिया गया है। तो हम इससे पूछते हैं कि भाई ये सब कुछ हुआ, तो तुम्हारे बीवी और बेटे का क्या हुआ? तो कहते हैं मेरे बीवी और बेटे को उन्होंने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट ये बताते हैं कि मेरे बीवी और बच्चे काफ़ी समय तक वहाँ रहते रहे, और 1-2 वर्षों के बाद वो वहाँ से गए, लेकिन उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि क्या कोई पकड़ा गया? तो कह रहे कोई पकड़ा नहीं गया, ये कोई ना जैसे तूफान सा आया हुआ था। ये जिस समय पर मुझे मारा गया है, इस समय बहुत सारे ऑफिसर्स की हत्या हुई थी इंडिया के अंदर, ब्रिटिश ऑफिसर्स की। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई कौन सा समय है? तो जब हम कहते हैं कि कौन सा समय है, तो इनको फीलिंग आती है कि ये 1860 है, और 1860 है तब ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे को ये फीलिंग आ रही थी कि 1857 के अंदर जो मंगल पांडे है,
उनकी म्यूटनी वाला जो विद्रोह है वो हुआ था। और 1857 के अंदर ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उनका बहुत ही प्रचंड युद्ध हुआ था, जो ये जो ब्रिटिश सेनाएं हैं उनके साथ। तो उस टाइम पे एक लहर तो फैली थी, हालांकि वो जो क्रांति है उसको कुचल दिया गया था अंग्रेज़ों के माध्यम से, लेकिन फिर भी बहुत सारे रेबल ग्रुप्स, बहुत सारे फैक्शन ग्रुप्स बन गए थे जो कि छोटे छोटे लेवल पे अपना काम कर रहे थे। छोटे छोटे लेवल पे इनको ब्रिटिशर्स को उखाड़ने का प्रयास शुरू हो गया था भारत के अंदर। तो उसी का ये रेजिडुअल इफेक्ट 2-3 साल आगे पीछे, थोड़ा टाइम भी ऊपर नीचे होता है, 1860 आ रहा था, हो सकता है 1859 हो, 1858 हो, तो कह रहे उसी टाइम का ये जो एरा है वो था। तो क्रांतिकारियों ने आकर के भड़काया और इनको मार करके मतलब यहाँ से वो कर दिया। अच्छा, तो ये सारा दृश्य इन्होंने देखा, दृश्य देखा तो भाई जो कैरेक्टर्स हैं वो तो समझ में आ गए थे। तो अभी तक जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो इनको समझ में आ गए कि भी कौन सा कैरेक्टर कौन है। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो इन्होंने अपनी पत्नी देखी पास्ट लाइफ के अंदर, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा, जो कि आज के डेट में एक इंजीनियर हैं। अब ये तो ACCA की पढ़ाई कर रही हैं, तो इनको तो यह कि ACCA के बिहाफ पे जॉब लग जाएगी, लेकिन आप लगा लीजिए कि इनके पति के ऊपर इनका आज भी इतना प्रेशर है कि इनके पति अनश्योर हैं कि उनको इंग्लैंड में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इनके पति इनको हाँ बोल चुके हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इंग्लैंड चलेंगे, भी मैं भी ढूंढ लूँगा वहाँ पे नौकरी। अच्छा, आज जो इनका बच्चा है उसको इन्होंने पास्ट लाइफ में देखा, वो पास्ट लाइफ के बच्चे के रूप में ही नजर आया। ठीक है, इनका बच्चा, इनका पति। अच्छा, फिर कुछ आपको और भी खैर समझ में आ ही गया होगा कैरेक्टर। जो वो व्यक्ति है जिसने हंसिए से इनका गला काट दिया था, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के मामा के रूप में देखा। मामा के, जो एक माँ थी उसकी, जिसको बहुत दुख होता था कि उसके बेटे के साथ इतना गलत ट्रीट किया जा रहा है, बुढ़ी अम्मा जो लाठी पकड़ करके खड़ी होती थी, उसको इन्होंने देखा इस जीवन में अपनी माँ के रूप में, यानी अपने मामा की बहन के रूप में। पिछले जीवन में माँ बेटा थे वो, इस जीवन में भाई बहन हैं। और वही जो जलालत, वो अब देखो दोस्तों क्या होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करते हैं तो इसके अंदर तो छोटा सा दृश्य नजर आया हमारे को कि हाँ जी ऐसे जलील करते हैं और वो वहाँ पे। अब एक जीवन कितना लंबा होता है इंसान, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, है ना। एक इंसान जो गुलाम है और जिसका मालिक टॉर्चर करने वाला है, सोचो पूरे दिन में कितना टॉर्चर करता होगा, और सोचो कितने सालों तक कितना टॉर्चर किया होगा, कितने सालों तक कितनी उनकी बेइज्जती होगी, कितना लोगों को जलील किया होगा। तो उसका जो कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन है वो उन आत्माओं का इनकी हत्या करने के बाद भी उनके अंदर का वो जो दुख, उनको जितना दुख उनको मिला, क्योंकि एक बार हंसिया चला तो एक बार जिंदगी खत्म होगी, वो तो कहानी खत्म होगी थोड़ी देर के अंदर ही, है ना। थोड़ी देर का हॉरर, भागा दौड़ी, डर के भागना, हंसिया चलना, मर जाना। लेकिन जो सालों साल, पता नहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो टॉर्चर करते आ रहे थे, जो जलील करते आ रहे थे, जिसके अंदर जब एक इंसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, जब किसी को आप ऐसा ट्रीट करते हो कि वो जानवरों से भी बदतर है, तो सोचो वो इंसान तिल तिल करके मरता है, हर क्षण मरता है। जब जब वो अपनी तरफ देखता है, अपनी किस्मत की तरफ देखता है तो रोता है, तो उसका कितना अक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन होता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो सब लोगों ने निकाला तो इनके ऊपर, लेकिन शायद इनकी मृत्यु से भी वो शांत नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस जीवन में इनको ऐसे रोल में खींच लिया उन दोनों आत्माओं ने, क्योंकि ये तो छोटी बच्ची थी, क्या कर लेती, छोटी बच्ची क्या करेगी, पिटी तो सकती है बड़ों से, अगर बड़े पीटना चाहें तो, है ना। तो इनके ऊपर पूरा वो गुस्सा निकाला। अब देखो इस जीवन में है भी बेटी, तो एक वो इमोशन भी कभी कभी हावी हो जाता है कि बेटी है तो इसको प्यार भी करते हैं, लेकिन पुरानी भावनाएं भी हावी हो रही हैं बार बार, जिसकी वजह से इनको बुरी तरह से इनकी माँ और इनके जो मामा हैं वो पीटा करते थे। ये मतलब हमने पहली बार सुना वैसे ना कि मामा होते हैं पीटते हैं ऐसे, तो है ठीक है। अच्छा, नानी कौन है, नानी क्यों इतना प्यार करती थी, ये चीज़ जो है निकल करके नहीं आ पाई। अच्छा, तो इसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ कि जो इनके स्पिरिट गाइड हैं उनके पास इनको भेजा गया। इनके केस में जो स्पिरिट गाइड हैं, 2 स्पिरिट गाइड आए थे इनके, एक तो महादेव थे स्पिरिट गाइड, और दूसरा जो इनको स्पिरिट गाइड के रूप में नजर आए इनके गुरुजी हैं, जो कि जिन्होंने 2018 में अपना देह त्याग कर दिया था, तो वो गुरुजी नजर आए। महादेव आगे बैठे हुए थे और पीछे गुरुजी बैठे हुए थे, तो सब चीज़ें जो हैं वो महादेव करवा रहे थे और वो उन्होंने ही इनको भेजा था। अच्छा,
तो अच्छा, एक आधा प्रश्न इनका कुछ और भी था। इन्होंने पूछा था कि भाई मैं अपने डिसीजंस ठीक क्यों नहीं ले पाती हूँ, मैं घबराती क्यों हूँ, या मुझसे गलत डिसीजंस क्यों हो जाते हैं। तो वो इनके गाइड ने इनको बताया कि जो आपके सांस की जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी ये है कि जो वो सोचे या जो वो डिसीजन ले वही डिसीजन तुम लो, वो बहुत हावी है तुम्हारे ऊपर। तो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर को जो तुम्हारी सांस की एनर्जी है वो इंटरप्ट कर देती है, जिसकी वजह से तुम ठीक डिसीजंस नहीं ले पाते हो। जो सांस है, अच्छा सांस के बारे में पूछा गया कि महाराज ये बताओ महादेव कि सांस तो दिखाई दी नहीं इस वाली लाइफ के अंदर, तो सांस के साथ क्या कार्मिक अकाउंट है। तो गाइड ने बोला सांस के साथ तो कई जन्मों के कार्मिक अकाउंट है आपके। तो कई जन्मों से क्या है, तो गाइड ने कहा कि कहीं ना कहीं वो जो आत्मा है वो आपकी दुश्मन है, और दुश्मन आत्मा के रोल में ही वो आती है। अच्छा, फिर महादेव से पूछा कि महादेव ये जिस जीवन में हंसिए से मुझे मार दिया गया था, इस जीवन में सांस थी क्या। तो फिर महादेव ने इनको अलग कुछ दृश्य उसी जीवन के दिखाए जो कि पहले नहीं थे। तो इनको ऐसा नज़र आया कि एक मेन डिवीज़न है कहीं पर, बड़े ऑफिसर बैठते हैं, तो इनसे बड़ा ऑफिसर है, 1 या 2 लेवल बड़ा ऑफिसर है, उसको इन्होंने देखा, वो अंग्रेज ऑफिसर जो है वो इनकी सास है, और वो मेन डिवीजन में बैठते हैं। शायद इसी वजह से हम ऐसा समझ रहे थे कि शायद जो इनकी सास होंगी, वो जो ब्रिटिश ऑफिसर होंगी, वो कानपुर में बैठता होगा, कानपुर डिवीजन का हेड होगा वो, और उसके आसपास के एरियाज़ के अंदर उसने छोटे छोटे अपने हेड्स बना रखे होंगे, तो ये अपने सास को रिपोर्ट करती थी। अच्छा, तो पास्ट लाइफ के अंदर भी ये वाली जो लाइफ थी, उसके अंदर जो ये बड़ा वाला ऑफिसर था, उसको इसी बात की प्रॉब्लम थी कि ये जो बंदा है, मतलब ये इनको वो ये उनकी पूरी बात नहीं मानते थे। और जब भी कोई बड़ी मीटिंग्स होंगी, बड़ी कमेटी के अंदर मीटिंग्स होंगी, इनके बड़े ऑफिसर को इस बात से प्रॉब्लम थी कि जो ये रिकमेंडेशन दिया करते थे अपने फर्दर सुपीरियर्स को, या ग्रुप के अंदर जो रिकमेंडेशन दिया करते थे, उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती थी, और जो इनका बड़ा ऑफिसर था जो कि इस जीवन में इनकी सास है, उसको थोड़ी कम वैल्यू मिलती थी। तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, और वो कुछ फोर्स भी कराता था कि जो भी काम कराना है मेरे हिसाब से करेगा, तू अपने दिमाग से नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों को उसको बहुत तकलीफ थी इस चीज़ से। शायद इसी वजह से इस जीवन में इनकी जो सास है वो सब कुछ चाहती है कि इनके हिसाब से हो, या ज़बरदस्ती इनको ऑर्डर देती रहती कि अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर, वो कर, तो वो ऐसे करवाती है इनसे। अच्छा, तो एक तो ये चीज़ नज़र आई। तो फिर अच्छा, गाइड से पूछा लेकिन कि ऐसा क्या है, इतना टॉर्चर किया मेरे को। तो महादेव ने बताया कि जो सास है वो कई जन्मों से आप लोग दुश्मन हैं, वो तो फिर और जन्म देखने पड़ेंगे बच्चे, उसके लिए दोबारा आना अगर देखना चाहो तो। ठीक है। अच्छा, एक और ये चीज़ हमने पूछी इनसे कि जो इनकी माता जी हैं अभी, अब माता जी और जो मामा हैं, वो लोग तो गांव के रहने वाले आदिवासी लोग थे जो गुलाम थे, और वो गुलाम उस ब्रिटिश ऑफिसर से नफरत करते थे जो उन पे अत्याचार कर रहा था। तो उसी ब्रिटिश ऑफिसर का जो बड़ा एक ऑफिसर है, जैसे आत्मिक रूप से वो इनको, इस बहन को, इनकी मां, इनके मामा आइडेंटिफाई करने की हमारी दुश्मन है, तो ऐसे व्यक्ति को वो जो बड़ा ऑफिसर होगा, ब्रिटिश ऑफिसर होगा, वो भी तो दुश्मन ही है, तो उसके पास उन्होंने क्यों भेज दिया, मतलब उससे भी तो दुश्मनी की भावना आएगी ना। तो इनको सास के पास क्यों भेजा, और इनकी मां ने ऐसा क्यों कहा कि नहीं तुम्हारे को सास के साथ ही रहना, जबकि वो भी तो दुश्मन है ना। तो यहां पर गाइड ने समझाया, महादेव ने समझाया इनको कि हाँ, वो आत्माएं तुम्हारी सास को भी पसंद नहीं करती। इसी वजह से तुम ये देखोगे कि तुम्हारा जो मायका वाला परिवार है, तुम्हारे ससुराल वाले परिवार से नफरत करते हैं वो लोग। वैसे तो वो लोग उनको भी नापसंद करते हैं, उनसे भी नफरत करते हैं, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तो उनके घर में इसलिए भेजा गया क्योंकि उन आत्माओं को रियलाइजेशन है कि तुम दोनों आत्माओं के भी बहुत कड़े कार्मिक अकाउंट हैं। तो यहां पे वो ये नहीं देख रहे हैं कि एक बड़े अंग्रेज के घर में छोटे अंग्रेज को भेज रहे हैं, यहां पे वो ये देख रहे हैं कि ये वहां जाएगी ना तो आपस में लड़ मरेंगे। ये जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया ना इंडिया में, आपस में लड़वाते थे, मरवाते थे, तो वैसे ही कि 2 अंग्रेजों की आत्माएं जो एक दूसरे के दुश्मन है, इनको एक ही घर के अंदर रखना है, या हमें ये रोल प्ले करना है कि हमसे जब भी पूछा जाए हम वही इन्फ्लुएंस करेंगे कि ये दोनों एक घर के अंदर हैं, जिसके अंदर ये आपस में लड़ें, मरें, एक दूसरे का खून पिए। तो कह रहे उस इंटेंशन से इन्होंने तुम्हारे को वहीं पर रखा है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल इनके पूर्व जीवन की कहानी। आज इनके ऊपर इतना इनको अत्याचार क्यों हुआ, और
इनके मन की पुकार क्यों है कि कैसे भी इंग्लैंड कितना भी बर्बाद क्यों ना हो, लेकिन कैसे भी इंग्लैंड क्यों मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि आत्मा को तो यही लग रहा है ना कि भाई एक्चुअली में तो वही मेरा घर है, यहाँ पे तो मुझे था नहीं मिलेगी, यहाँ पे लोग मेरे अपने नहीं हैं, परायापन है। तो ऐसी आत्माएं जब वो जाती हैं अपने देश तो उनको फिर उनको कुछ अपनापन फील होता है। अच्छा, महादेव से पूछा गया कि फिर महादेव भाई इतना सब कुछ है, यहाँ तो सब ऐसे परेशान करने वाले हैं, तो भाई कब जाऊं, जा पाऊंगी इंग्लैंड या नहीं जा पाऊंगी? तो महादेव ने कहा कि अभी तुम तैयार नहीं हो, वहां भी कुछ कार्मिक अकाउंट है जो तुम्हें खींचने हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे सब कुछ परफेक्ट होने वाला है। और महादेव ने कहा कि अभी नहीं, अगर जाना हो तो 5-6 साल बाद जाना। 5-6 साल के बाद तुम ऐसी स्थिति में होगी कि तुम वहां जा पाओगी, मतलब 5-6 साल के बाद वहां का जो हिसाब किताब है उसको फेस करने के लिए तुम रेडी हो जाओगी। अभी गाइड ने कहा, अभी महादेव ने कहा कि तुम रेडी नहीं हो, तो अभी फिलहाल यहीं रहना है, गुड़गांव में रहना है। तो दोस्तों ये थे इनके सारे प्रश्नों के उत्तर जो इनके गाइड हैं। फिर उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद देकर के इनको वापस भेज दिया। तो हम आशा करते हैं कि ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस है ना, कैसे कर्मों की गुह्य गति होती है ना, कैसा हम क्या कर्म करते हैं उससे क्या होता है। अच्छा, एक बात और बताना भूल गए दोस्तों, वो अब याद आ गई, सॉरी, आज हम काफ़ी सारी चीज़ें भूल रहे हैं। इनसे ना हमने ये बात पूछी थी कि भाई आप इतना ज़्यादा अत्याचार क्यों करते हो, तो ये बार बार ये कहते थे कि जो मेरे सुपीरियर हैं, जो मेरे सीनियर हैं, उनका ऑर्डर है, इसकी वजह से मुझे टॉर्चर करना पड़ता है। हमने इनसे 2-3 चीज़ें पूछी थी कि भैया देखो एक बात बताओ, वो तो दूर बैठा है 200-300 किलोमीटर तुमसे, वो आकर के देख रहा है कि तुम टॉर्चर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना? तो कहते हैं नहीं, वो तो नहीं देख पाते, वो साल में एक बार मिलना होता है, 6 महीने में एक बार मिलना होता है, तो उसको तो नहीं पता कि आप सचमुच में टॉर्चर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरा, हमने कहा कि देखो भाई आपके सीनियर आपको बोल रहे हैं और आप कह रहे हो कि मैं टॉर्चर कर रहा हूं, ये तो मेरी सिर्फ जॉब है। क्या आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिख करके दिया था कि भाई अगर तू जा करके इंडिया में लोगों को टॉर्चर नहीं करेगा, इस तरह से उनके साथ मारपीट नहीं करेगा, तो तेरे को शुगर की बीमारी हो जाएगी, तेरे को डायबिटीज हो जाएगी, तेरे को बीपी हो जाएगा? डॉक्टर ने लिख करके दिया था कि लोगों को टॉर्चर करने की नौकरी करनी है। तू इंग्लैंड का रहने वाला था, कोई दिक्कत नहीं, अपने वहां पे कोई और काम कर लेता। क्या इंग्लैंड में और कोई नौकरी नहीं थी, और बिजनेसेस नहीं चलते थे, और कारखाने नहीं चलते थे, या और कोई डेस्क जॉब नहीं होता था? वहां पे भी तो तू नौकरी कर सकता था ना। लेकिन इंडिया आकर के तूने ऐसी जॉब को, चल हो सकता है तेरे को शुरू में ना पता हो, लेकिन बाद में तो पता था, तो क्या तू रिजाइन नहीं कर सकता था? तो फिर इन्होंने कहा कि मैं रिजाइन कर सकता था, ऐसा कोई मेरे पे कोई वो नहीं था कि भी मैं रिजाइन नहीं कर सकता, लेकिन मुझसे रिजाइन किया नहीं गया, मुझसे नौकरी छोड़ी नहीं गई। तो दोस्तों कैसा एक इल्यूजन इंसान, हर कोई अपना जो गलत कर्म भी करता है इंसान, उसको ना कैसे अपने एक एक्सप्लेनेशन में बांध करके रखता है कि जी मेरे को तो ऑर्डर मिला है, लेकिन फिर भी हमारे जो एक्शंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं, है ना? आज अगर आप कहीं पर अत्याचार कर रहे हो, मारकाट मचा रहे हो, आपको कुछ पावर आपको मिली है ना, तो आप जो कर रहे हो उसकी जिम्मेवार आप ही हो, क्योंकि उस रोल में उस पार्ट को प्ले करना आपने स्वीकार किया है। इसीलिए उसका भार जो ऑर्डर दे रहा है उसके ऊपर जो आएगा वो अलग है, लेकिन आपके ऊपर भी जो आप एक्शन लेते हैं उसका भार आपके ऊपर भी घूम फिर करके आता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो वीडियो है, जो स्टोरी है, इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।